हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 पर डेडिकेटेड है, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ये टॉपिक तुम्हारा बोर्ड्स, नीट्स, जेई, सीयूटी एक्सेट्रा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि ये हाई वेटेज रखता है अपने ऊपर। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस देखने को मिल, जैसे ट्रेंड्स वगैरह हो गए, कई सारी चीज़ें हो गई जो हम इस चैप्टर पे मतलब इस पार्ट पे डिस्कस करेंगे। 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड करके रखूंगी, कि मेरी सीरीज आने वाली है। ठीक है, पार्ट वाइज मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 1 खाली मेरा 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारा एग्जाम ओरिएंटेड रखने वाली हूँ। और एक और बात, इसमें मैं कुछ भी रटाने नहीं वाली हूँ, हर चीज़ का रीज़न दूंगी, हर चीज़ को समझाओ कि ये हुई कैसे, ये क्यों हो रही है, ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो सके और तुम एग्जाम के बाद तुम कंफ्यूजन में ना रहो। ठीक है, जैसे मैं होती थी। तो बिना किसी बकवास के अब हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पी ब्लॉक, जो कि इस लेक्चर डेडिकेटेड होने वाला है हमारे 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर। ये पूरा लेक्चर हमारे 15 ब्लॉक के ऊपर होने वाला है। तो चलो समझते हैं। 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है तुम्हारी NH2 NP3। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, और ये इसके एटॉमिक नंबर है 7, 15, 33, 51, 83। ये तुम्हें रटना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हाँ, इनका जो नाम, इनका जो ट्रेंड है वो तुम्हें याद करने के लिए आसानी मैं दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे एक ट्रिक बनाई थी, वो थी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। यकीन मानो ये अभी तक मुझे रटी है। कहीं पे भी 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी पूछेगा ना मेरे से, ऐसे सोते हुए बता दूंगी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। मतलब इतना मुझे याद है। चाहो तुम ये वाली ट्रिक आजमा लो, नहीं तो अपनी भी कोई चाहो तो बना लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है वो है तुम्हारा नॉन मेटल। तुम्हारा आर्सेनिक और एंटीमनी आते हैं मेटलॉइड, और तुम्हारा बिस्मिथ होता है मेटल। अब मेटलॉइड पे कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं पता बता दूं। मेटलॉइड्स होते हैं तुम्हारे, अब जिनकी प्रॉपर्टीज तुम्हारी नॉन मेटल और मेटल्स के बीच में आती है वो तुम्हारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, वो ना तो मेटल की कैटेगरी में आते हैं ना नॉन मेटल की, तो कंफ्यूज मत होना। अब तुम्हें ये पढ़ के तो थोड़ा कुछ समझ में आया होगा कि देखो पहले के 2 एलिमेंट्स तुम्हारे हैं नॉन मेटल, फिर उसके बाद के एलिमेंट्स हैं मेटलॉइड, और फिर आता है तुम्हारा लास्ट में मेटल। मतलब टॉप टू बॉटम तुम्हारा मेटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। तो वही हम आगे इसके ट्रेंड में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ये जितने भी ट्रेंड्स हैं ये रट लेना, अच्छी समझ लेना। मैं तुम्हें रटाने नहीं वाली हूँ, मैं इनके पीछे का रीज़न भी दूंगी तुम्हें। ठीक है, बाकी तुम हमेशा, मैंने क्योंकि अपने टाइम पे रटा था तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, इसी वजह से मुझे पी ब्लॉक से डर लगता था, क्योंकि मुझे ट्रेंड याद करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, तो मैं इसके रीज़न बताऊंगी। अब देखो, पहला आता है तुम्हारा मैटलिक कैरेक्टर, जो कि हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं कि मैटलिक कैरेक्टर तुम्हारा टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो तुम ऐसा यहाँ पे ट्रेंड शो हो रहा है तुम्हें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन का सबसे कम और बिस्मिथ का सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों? पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए मैटलिक कैरेक्टर क्या होता है। मैटलिक कैरेक्टर मतलब होता क्या है? मैटलिक कैरेक्टर होता है तुम्हारा, क्या होता है बताओ? तुम्हारा मैटलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को तुमको मैटलिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तुम्हारे एटॉमिक साइज पर। कैसे? अब तुमको सोचो, जैसे कि ये तुम्हारा शेल है। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा इस शेल से यहाँ तक की पकड़ कमज़ोर होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा पकड़ कमज़ोर होगी उतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकल पाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो वही तुम्हारा एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल होता है लूज इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी पर। इसी वजह से तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर तुम नाइट्रोजन का साइज देखोगे तो वो इतू सा मिलेगा, छोटू सा। ठीक है, उसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा आता है। अगर तुम बिस्मिथ का देखोगे तो उसका साइज काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि तुम पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में तुमने पढ़ा होगा कि तुम्हारा जो एटॉमिक साइज होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है। अब देखो अगला आता है तुम्हारा ट्रेंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तुम्हारा टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हम ऊपर का पढ़ के आ रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहा है इसका रीज़न भी दूंगी, कहीं मैं नहीं रटाने वाली। क्योंकि तुम्हारा जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, या आ गया तुम्हारा एटॉमिक साइज, तो तुम्हारी रेडियस भी तो बढ़ेगी ना। जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा उसकी रेडियस, है ना। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। इसी वजह से तुम्हारा ये सेम ट्रेंड फॉलो करेगा जैसा तुम्हारा मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब मैं रटाऊंगी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं रटाने नहीं वाली हूँ। अब ये बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चाहो तो तुम अपने नोट्स पे लिख लेना, मैं यहाँ पे क्या ही लिखूंगी, लिखूँ या बताऊँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है उसका मैं बताती हूँ क्यों हो रही है। क्यों, देखो यहाँ पे तुम्हारा टॉप टू बॉटम जाने पे तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तुम्हारा साइज बढ़ा तो तुम्हारी शील्डिंग बढ़ी, है ना। साइज बढ़ा तो तुम्हारे शील्ड्स बढ़े, शील्ड बढ़े तो क्या हुआ, तुम्हारा न्यूक्लियर की पकड़ कमजोर हुई। क्या हुई, तुम्हारे जो न्यूक्लियर हैं उसकी पकड़ कमजोर हुई, पकड़ कमजोर हुई, कमज़ोर हुई, वीक हुआ। तो इसी वजह से तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई, ये हो गई तुम्हारी कम, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो तुम्हें तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमारा साइज बढ़ा है तो हमारी शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ रही है तो न्यूक्लियर की पकड़ जो है कम हो रही है, तो पकड़ कम हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, हाँ वो भी बताऊंगी मैं, कुछ नहीं छोड़ने वाली, डोंट वरी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है तुम्हारा किसी इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा कोई एटम है वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाता है। जैसे कि लिख देती हूँ, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, नहीं रुको मैं बताती हूँ। जैसे कि हाँ, ये तुम्हारा एटम है, ये एटम हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। अब ये तुम्हारा कैसे इस पे डिपेंड कर रहा है, ये ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा है ये भी बताऊंगी मैं। देखो तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तुम्हारा साइज बढ़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे तुम्हारा साइज बढ़ा, ठीक है, साइज बढ़ा, तुम्हारा जो है न्यूक्लियर को पुल करने का तुम्हारा पुल यहाँ पे वीक पड़ा, वीक पड़ा, ठीक है, समझ गए क्यों पड़ा, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कैसे पड़ा। तो जितना ज़्यादा वीक होगा उतना ज़्यादा हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे पास हम स्ट्रॉन्ग हम अट्रैक्ट करते तो हम इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपने पास बुला लेते, खींच लेते, लेकिन हमारी टेंडेंसी ही वीक है तो इस वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी वीक होगी, ठीक है। प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाती है। आगे बात समझ में, अब आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बच्चों को इसी दोनों में कन्फ्यूजन आती है। देखो एक बात बता दूं, 15 एलिमेंट्स में तुम्हारे कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा सिवाय मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। और वो मेल्टिंग पॉइंट वाला तो फिर भी मुझे मेरे टाइम पे मुझे बहुत आसानी से याद हो गया क्योंकि सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे एक्सेप्शन मुझे याद रखना था। बॉइलिंग पॉइंट में बड़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि पहले वो घट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर आर्सेनिक बीच में आ जाता है, फिर बिस्मिथ और ये एंटीमनी के बीच में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं बताती हूँ ऐसा क्या है यहाँ पे, देखो बात समझो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच के जो वीक फोर्सेस लगते हैं इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। अब यहाँ पे आर्सेनिक का तुम्हारा अगर तुम फोर्स इसका वो इनके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, अगर तुम इनकी फोर्सेस की बात करोगे तो इसमें काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मिलती है, इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। और वहीं पे बिस्मिथ और आर्सेनिक भी हार जाते हैं क्योंकि इनकी भी बॉन्डिंग कमज़ोर होती है। और यहाँ पे तुम्हारा बिस्मिथ यहाँ आने की बजाय यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आर्सेनिक बिस्मिथ से जीत जाता है। तुम ना इसको ऐसे ट्रिक की तरह याद कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा बिस्मिथ हार जाता है, बिस्मिथ हार गया, ठीक है। इसी तरह लिखोगे तो तुम्हें एग्जाम टाइम पे क्लिक कर जाएगा, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बहुत ईजी है अगर तुम चाहोगे इसे याद करना इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में, मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन ऐसी बच्चा याद कर लो। एक्सेप्शन होता है तुम्हारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चल के आ रहा है, बीच में तुम्हारा आर्सेनिक घुस गया और फिर वो ये एंटीमनी और बिस्मिथ आ गए, ठीक है। ये तुम्हें ट्रेंड ऐसी फॉलो, मतलब तुम बस फ्रंट पे ये भाई साहब को रखो, इनके आजू बाजू ये नौकर चाकर बैठा लो, हंसो मत, ऐसे ही मैंने भी याद किया है, ठीक है। इसी वजह से मुझे ये अभी तक रटे हुए हैं। आगे बात समझ में, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब
तो चलो आते हैं हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ये है इम्पॉर्टेंट, तो इसको इम्पॉर्टेंट पर्पज समझ के ही याद करना, ठीक है। तो देखो पहला है तुम्हारा टेंडेंसी टू फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड है तुम्हारा टॉप टू बॉटम हो रहा है डिक्रीज। क्यों हो रहा है डिक्रीज? क्योंकि तुम्हारा ये डिपेंड करता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो क्या है, वो टॉप टू बॉटम तुम्हारी हो रही है डिक्रीज। तो जब ये इस पर डिपेंड करेगा तो ये भी होगा डिक्रीज, ठीक है। अब आते हैं अगला क्या है हमारा, टेंडेंसी टू फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई छोटा नंबर है तो उसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पे बड़ा नंबर है तो उसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। इसका ट्रेंड क्या है, ये हो रहा है टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी बढ़ी तो ये ट्रेंड भी बढ़ा, ठीक है। अब आता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये कर रहा है डिक्रीज। क्यों कर रहा है डिक्रीज? क्योंकि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और स्टेबिलिटी यहाँ पे इसकी घट रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी घटी तो हमारा ये ट्रेंड भी घटा, ठीक है। तो इसका भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जो फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो घट रही है। अगर कोई तुमसे रीज़न पूछे, जैसे एमसीक्यूज में तुमसे आ गया कि चलो इसका रीज़न बताओ, तो तुम रीज़न लिख के आओगे क्या? इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा तुम्हारा, बताते हैं इसका रीज़न क्या होगा। इसका रीज़न होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या है हमारा, है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो एनॉमलस क्या होता है, मतलब तुम्हारा डिफरेंट बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखो हर ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो फर्स्ट, हर ब्लॉक के का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सब में तुम्हें यही रीज़न चिपकाने हैं। सब अलग ही, सभी अपने बाकी एलिमेंट से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करने वाले हैं। चाहे तुम किसी को भी उठा के देखना है, सब में यही रीज़न होने वाला है, ठीक है। और ये तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, अपने आप ही रेज हो जाता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, नाइट्रो डजंट शो एलेट्रोपी, ठीक है। तुम्हारा नाइट्रोजन एलेट्रोपी शो नहीं करता, बल्कि फॉस्फोरस वगैरह करते हैं, जो कि अभी हम उसकी एलेट्रोपी पे पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, तुम्हें पता है, ठीक है। इसका क्योंकि अब इसका रीज़न भी पता है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे तुम्हारा साइज इंक्रीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन का छोटू साइज है। इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्यों? इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इस वजह से इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, ठीक है। अब आता है ये NCl5 डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ये NCl5 फॉर्म नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि इसकी कोवेलेंसी ही 4 होती है, तो ये कर पाएगा क्या? तुम खुद सोचो, ये फॉर्म हो पाएगा? नहीं। PCl5 लेकिन एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये थर्ड पीरियड में आता है, इस वजह से ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आता है इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव होते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी का ये रीज़न भी है, ये छोटे छोटे इनके बीच में, ये छोटा साइज है, स्मॉल साइज के बीच इनके बीच जो रिपल्शन है वो दिख रहा है, और रिपल्शन की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका रीज़न हो गया। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी विद हाइड्राइड्स, ठीक है। ये है तुम्हारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती कैसे है, जब तुम एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे हाइड्राइड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको तुम इस तरह देख सकते हो, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी बिस्मुथ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तुम्हारी डिपेंड करती है साइज पे। अगर तुम्हारा साइज छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। साइज काफ़ी बड़ा है तो इसकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा नाइट्रोजन का साइज काफ़ी छोटा है, इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है, और वहीं पे बिस्मुथ को देखेंगे तो उसका साइज काफ़ी बड़ा है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। अब आता है तुम्हारा क्या, अब आता है तुम्हारे स्टेबिलिटी कैरेक्टर पे। तो देखो स्टेबिलिटी कैरेक्टर भी इसी बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। साइज बड़ा है तो मतलब हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी हमें पता है कि हमारा नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और बिस्मुथ का सबसे कम, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता ना, ठीक है, इसलिए स्टेबल रहता है। लेस रिएक्टिव है तो स्टेबल ज़्यादा है। अब आता है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है ना, जितना अच्छे से हमारा हाइड्रोजन निकल पाएगा उतना ज़्यादा वो रिडक्शन कहलाएगा। तो अब जानते हैं हम कि नाइट्रोजन का साइज कितना छोटा है, इस वजह से
ये ईज़िली अपने हाइड्रोजन को जाने नहीं देता। वहीं पे बिस्मथ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये जल्दी से हाइड्रोजन रिएक्शन पे मतलब रिडक्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब, ठीक है। अब आता है हमारा बेसिक नेचर। बेसिक नेचर तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही डिपेंड करती है। अब जैसे कि तुम देखोगे कि यहाँ पे वो साइज़ कितना छोटा है इसका, और इसका साइज़ कितना बड़ा है, तो तुम देखोगे कि नाइट्रोजन का बेसिक नेचर सबसे देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द बाकी सबके, ठीक है। इस वजह से ये, तो अब हमारा नेक्स्ट है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इतना समझ लो। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन में मेल्टिंग पॉइंट के, और बॉइलिंग पॉइंट में थर्ड पोजीशन में। तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे भी मास इसका कम ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका मास कम है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लाई करते हो, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। अगर इसका रीजन आ गया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे या सर्शन रीजन में भी आ गया, तो तुम बता देना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने फ़ोन करके, ठीक है। तो फ़ोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यही इसका रीज़न हो गया। अब आता है तुम्हारा क्या, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। अगर तुम्हारा ये रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो ये तुम्हारे E2O3 दिखता है या E2O5 देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब तुम्हारा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, E2O3 का होगा या E2O5 का होगा, E2O5 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। और तुम्हें पता होगा कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज, उतनी ज़्यादा उसका क्या एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। वही लिखा है, मोर परसेंटेज ऑफ O2 मोर एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। वहीं पे आगे NCERT का एक तुम्हें पॉइंट दे रही हूँ मैं। N2O3 और P2O3 तुम्हारे एसिडिक में आते हैं, और ये वाले तुम्हारे एम्फोटेरिक में आते हैं, और तुम्हारा बिस्मिथ आता है बेसिक में, ठीक है। आगे देखो, आगे स्लाइड में क्या है, रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस, ठीक है। अब तुम्हारी रिएक्टिविटी हेलोजन के साथ अगर रिएक्ट करती है तो वो EX3 देखने को मिलेगा या EX5 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और बात समझना, तुम्हारा EX5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही नहीं होते ना। इस वजह से तुम्हारा EX5 एग्जिस्ट नहीं करता। हम जब नाइट्रोजन के एनॉमलस बिहेवियर में पढ़ रहे थे तो हम बता रहे थे कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। उसका भी हमने रीज़न यही दिया था, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कहीं पर भी कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले तो तुम बता देना तुम्हारा EX5 का ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर चार्ज पर डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ना, जो फजान्स रूल्स के नाम से तुम्हें याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग जो तुम्हारी 11th में थी, ठीक है। तो वहीं से ये तुम्हारा रीज़न टिपता है यहाँ पे। अगला है तुम्हारा डाई नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विवेशन एंड फैक्टोरियल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। मतलब अगर हमें नाइट्रोजन बनानी है तो हम एयर की ही फिल्टिलेशन, वो लिक्वेशन और फैक्टोरियल कर लेंगे तो हमें अपनी नाइट्रोजन मिल जाएगी। तुम्हें पता है नाइट्रोजन हमारी कितने परसेंटेज पे एग्जिस्ट करती है, 72%। मतलब हाँ, हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन ही है हम नाइट्रोजन से ही तो घिरे हैं। अगर ये कलरलेस नहीं होती ना तो हमारे और तुम्हारे बीच की स्क्रीन दिख रही होती आपस में। हमारे तुम्हारे बीच तो खैर है ही स्क्रीन, हमारे आपस में लोगों के साथ बीच में स्क्रीन होती। लेकिन ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। शुक्र है, वरना हम अभी जिंदा नहीं होते अगर टॉक्सिक गैस होती तो, या कुछ भी। और ये इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, स्टेबिलिटी दिखाती है तुम्हारी नाइट्रोजन। अब आते हैं अमोनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अमोनिया बनता है तुम्हारा एक हैबर प्रोसेस में बनता है। इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं Fe। ये पॉइंट नोट करने लायक था, तो तुम याद रखना। अब ये कलरलेस गैस होती है, पंजेंट ऑडर होती है, और तो इससे दूर रहना। और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में ज़्यादा घुल जाता है। और ये लुईस बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन डोनर ही लुईस बेस कहलाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, आगे बात समझ में। ये लोन पेयर हो गए, ये इसकी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये 3 बॉन्डिंग PP हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, जो कि कहलाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगला आता है तुम्हारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है तुम्हारे N2O3, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन एक वो प्रेजेंट होता है। इसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये ब्राउन गैस दिखता है। इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ब्लू कलर सॉलिड में होता है, ठीक है।
अगला है तुम्हारा क्या है ये, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड तुम्हारे 2 NO2 से मिलकर बनते हैं। तुम्हें ये मैं अभी बता चुकी हूँ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके तुम्हारे लिए एक डाइमर बना देते हैं, ठीक है। और इसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ब्राउन कलर का दिखता है। वहीं पे तुम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड देखोगे तो ये तुम्हें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा है, कलरलेस गैस होती है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें माइंड पे तुम्हें मतलब गो थ्रू कर लेना, तुम दिमाग में तुम्हें होना चाहिए, वैसे तो बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो कंसनट्रेटेड HNO3 तुम्हारा सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, ठीक है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये ऑस्टोल प्रोसेस में इसका प्रोसेस होता है, ऑस्टोल प्रोसेस कहलाता है, गैसियस स्टेट होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। देखो ये 120 130 डिग्री की sp2 शो करता है हाइब्रिडाइज्ड, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब आता है तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन मुंडे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो ब्राउन रिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं, अपने नाइट्रेट आयन की एग्जिस्टनेस को, मतलब हमें देखना है कि वो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, वो टेस्ट करता है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट, ये हमें ये बताता है। इसमें आगे करते क्या है, देखो इसमें हम लेते हैं अपना, क्या लेते हैं बताओ, ये समझो पहले। देखो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन भी बताए हैं तुम्हें, ताकि तुम ये टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें पता हो कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 तरह के टेस्ट होते हैं, 2 चीज़ें ली जाती है। पहला लेता है तुम्हारा डाइल्यूट फेरस सल्फेट और दूसरा होता है तुम्हारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक तुम्हारा ऐसा जैसे समझो, एक तुम्हारा ये हो गया, इस ये बॉक्स मतलब क्या बोलते हो उसको, अरे मेरे मुंह पे नहीं आ रहा। देखो एक तरफ का तुम्हारा रिएक्शन, एक तरफ का तुम्हारा लिक्विड होता है क्या हो, डाइल्यूट फेरस सल्फेट, और एक तरफ का लिक्विड होता है तुम्हारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब जब इसको रिएक्शन कराते हैं, अगर वहाँ पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होता है, तुम्हारे उसके बीच में एक ऐसी रिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है। तो अगर वो रिंग बन गई तो समझ लेना कि तुम्हारे उस चीज़ पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा तो है, रिएजेंट होता है तुम्हारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब ये इसकी रिएक्शन से, और हाँ जो तुम्हारी ब्राउन कलर की रिंग बनती है उसका कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है, ये होता है इसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तुम्हें MCQs में आ सकता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तुम बता देना, ये ब्राउन कलर का होता है और ये इसका कॉम्प्लेक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लिया जा सकता है कि ब्राउन रेड टेस्ट तो किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज होता है, तुम बता देना नाइट्रेट आयन के लिए। अगर तुमसे पूछा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है तो बता देना ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। रिड्यूस क्या रिडक्शन होती है इसमें तो बता देना, ये मैंने सब यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। मैंने थ्योरी तुम्हें समझा दी है और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया है और क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट तो हलवा हो गया तुम्हारे लिए। आगे आ जाओ। अगला है तुम्हारा फॉस्फोरस। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसी, वैलेंसी दिखती है इसकी 3 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये नॉन मेटल होता है, मोर रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन से ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं इसके एलोट्रोप फॉस्फोरस। जैसे कि मैंने बताया था ना अभी पहले कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप शो नहीं करते, लेकिन फॉस्फोरस के करते हैं, जो तुम आगे पढ़ोगे तो हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो एलोट्रोप्स यहाँ पे 3 तरह के होंगे, व्हाइट और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस में क्या है, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल दिखेंगे तुम्हें मोनोमर के रूप में, मतलब कि मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट है ना। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन CH2 होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। देखो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव होंगे, पॉइजनस होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं, ग्लोज इन डार्क होते हैं, मिलिट्री यूज़ के लिए ये जाने जाते हैं, जैसे कि बॉम्ब वगैरह, समझ लो ना वो बातें, हाँ ठीक है, उन चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। और हाँ एक और बात, देखो अब तुम्हें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का तो एंगल ये होता है यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है, जिस वजह से इसका 60 की डिग्री होता है, और यही तुम्हारा रीज़न होता है बीइंग अनस्टेबल। यहाँ पे बताया था ना ये अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल। अब आ जाओ हमारे देखो तुम्हें क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इस चीज़ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेस स्टेबल पूछा जा सकता है कि ये किससे स्टेबल है, रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, तो समझ लेना। यूज तो नहीं आएगा जहाँ तक। अब आता है तुम्हारा रेड फॉस्फोरस, ये पॉलीमर के रूप में मिलेंगे, मतलब चेन स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें ऐसा, ठीक है। स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, चाकते नहीं हैं, और माचिस आचिस और छोटी मोटी चीज़ें जलाने वाली चीज़ों में होता है, ठीक है, ये तुम पढ़ के समझ गए होगे। इनसॉल्युबल वाटर और एज वेल एज, मतलब कि दोनों में इनसॉल्युबल होता है, लेस रिएक्टिव, मतलब कि रिएक्शन मतलब कि रिएक्टिव वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है। अगला आते हैं तुम्हारे ब्लैक फॉस्फोरस, ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा था, ये मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो मैंने हैंड रिटन नहीं किया इसको,
हाथों से नहीं बनाया, बाकी इन दोनों को तो मैंने बहुत मेहनत की, दिख ही रही होगी। ये मैंने गूगल से छाप लिया था, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया था। मोस्ट स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, ब्लैक शाइनी क्रिस्टलाइन sp3 हाइड्राइज, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तुम्हें दिख ही रही है इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनमें वंडरवॉल फोर्स होते हैं और सेमी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज में यूज होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, तुम्हें अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक अगर कोई इनकी काइंड पूछ ले, टाइप पूछ ले, तो तुम बता सकोगे। ठीक है, अब आता है तुम्हारा फॉस्फीन। अब देखो फॉस्फीन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कलरलेस गैस होती है, फिशी स्मेल, एकदम गंदी बदबू आती है इससे, हाईली पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मच लेस स्टेबल देन NH3। ठीक है, NH3 से कम स्टेबल होती है। इनका यूज होता है होम्स सिग्निस को कैसे प्रोनाउंस करें, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे बता देना। कि एक सिग्नल गैस, मतलब एक तरह का, ये मैं इसमें ना एक अलग से सेपरेट शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं बता रही, बाकी तुम अगर इसमें डिटेल में जाना है तुम गूगल कर सकते हो, सर्च DPT कर सकते हो। ये मेरा आइडिया था कि मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, ये स्मोक स्क्रीन की और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर तुम्हें फॉस्फीन की रिएक्शन जाननी हो तो ये 3 रिएक्शन होती हैं उसके बनने की, अलग अलग। ठीक है, HCl से, वाटर से, वगैरह वगैरह, तो ये तुम्हें गो थ्रू कर लेना, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए 3 रिएक्शन। बाकी देखो, कोई भी कहे ना कि इनऑर्गेनिक में यार रटना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता, समझ के पढ़ो, लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम समझ के पढ़ो या बस रट्टू तोते की तरह रट लो, है ना। समझ के पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और रट्टू तोतों के पढ़ोगे तो भाई एग्जाम में फिर क्या हाल होता है तो तुम्हें पता ही है ना। चलो अब आते हैं हम, हाँ, तो ये फॉस्फोरस की कुछ स्ट्रक्चर है, ये तुम देख सकते हो, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है तुम्हारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 के बारे में देखते हैं। PCl3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इसमें 3 BP होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज दिखाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो एंगल होता है वो 100 डिग्री का होता है। ये इसकी रिएक्शंस है 2। ठीक है, ये कलरलेस होता है, वोलाटाइल लिक्विड विद पंजेंट स्मेल होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल दे दिया गया है और इसके यूज दे दिए गए हैं। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, और क्योंकि इंडस्ट्रियल में क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा छोटी छोटी बहुत ईजी है, तुम्हें ज़्यादा वो मतलब इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। अब देखो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ है ऐसा, देखो ये तुम्हारे एक्सियल होते हैं और ये तुम्हारे इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे बॉन्ड लेंथ अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हारी एक्सियल की ज़्यादा होगी। ठीक है, और तुम अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो तुम्हारे एक्सियल की कम होगी, इक्वेटोरियल की ज़्यादा होगी। ऐसा है कि देखो जब तुम PCl5 को रिएक्ट करोगे, मतलब रिएक्शन होगी आगे, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो CO2 होता है यही तुम्हारा होता है एक्सियल क्लोराइड। यही वजह होती है इनके अनस्टेबल होने की, ये क्लोरीन यहाँ लग के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं, ये रिएक्शन होगी तुम्हारी PCl5 बनने की। ये येलो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इजिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, यूज इन क्लोरीनेटिंग एजेंट और पेस्टिसाइड और डाइज वगैरह में यूज होता है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, अगर तुमसे कोई भी PCl5 का सॉलिड बेस में अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो तुम्हें बताना है sp3 और sp3d2, इसके 2 कॉम्प्लेक्स बन के निकलेंगे, टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। ये 2 चीज़ें पूछेगा तो तुम्हें sp3d2 नहीं, sp3d नहीं बोल देना है, तुम्हें बोलना है sp3 sp3d2। अगर तुम्हारा PCl5 लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में तो तुम्हारा sp3d होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, एक बार मुझे कन्फ्यूजन क्या गलत करके आ गई थी, पूछा लिक्विड गैस का था और नहीं पूछा सॉलिड का था, और मुझे बस ये याद आता कि हाँ PCl5 की तो sp3d होती है, चलो लिख दिया मैंने अंधे पैरों की तरह बस। लेकिन तुम ऐसा नहीं करना, तुम देखना कि वो है कौन से उस पर। ठीक है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, आई गई बात समझ में। तो ये मैंने बस ये समझाने के लिए लिखा था। बाकी तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये होता है इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ने वाले हैं। ये कुछ हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 हैं, और इन 6 को याद करने की मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में डाली हुई है ट्रिक। ठीक है, जब मैंने पढ़ा था तो मैं बहुत मेरे रोने निकल गए थे इसको याद करने में सबका, क्योंकि समझ लो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, सब सिमिलर से। ठीक है, लेकिन मैंने लाई हूँ इसके साथ तुम्हें, पहले मैं इसमें समझाऊंगी कि किस ट्रिक पे, किस पॉइंट बेस पे तुम्हें याद करना है, तो तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएगा, यकीन मानो बहुत ईजी हलवा है ये टॉपिक। ठीक, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था कि इस बस सिमिलर से तो हैं, कैसे बताऊंगी मैं कौन सा है किसका होगा, कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, कहाँ पे बेसिसिटी होगी, कौन मोनो बेसिक होगा, डाई बेसिक होगा, क्योंकि मेरे पास रिफा क्लासेस नहीं थी। बट तुम
खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास हूँ मैं। तो हाँ चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम टॉपिक पे आते हैं। पहला आते तुम्हारा H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, देखो एक बात समझो, ये मोनोबेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस वजह से ये मोनोबेसिक है। ठीक है, इसकी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है ना, तुम्हारा बेसिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें OH कितने प्रेजेंट हैं। अब जैसे अगर हम दूसरा देखेंगे तो ये H3PO3 है तुम्हारा। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड है। ये अगर तुमसे इसकी कोई बेसिसिटी पूछ लेगा कि बताओ इसमें कितनी बेसिसिटी होगी, तो तुम उसके OH प्रेजेंट कितने हैं वो देखना। यहाँ पे OH 2 हैं, तो इसकी ये हो गया तुम्हारा डाई बेसिक। इसकी तुम ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही सकते हो, तो तुम अपना निकाल लोगे, वो इसकी 3 आ जाएगी। ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ये भी तुम्हारे लिए हलवा है। अब आता है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, इसमें है तुम्हारे 3 OH, तो ये तुम्हारा ट्राई बेसिक, पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब तुम्हें देखो क्वेश्चन 2 चीज़ में पूछा जा सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेगा, बेसिसिटी पूछ लेगा। बेसिसिटी तुम नंबर ऑफ OH देख के बता दोगे, और रिड्यूसिंग एजेंट तुम pH बॉन्ड देख के बता दोगे। यहाँ पे pH बॉन्ड था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे pH बॉन्ड है, 2 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर तो नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि नो pH बॉन्ड। ठीक है, अब आता है तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे तुम्हारे 4 OH प्रेजेंट, तो ये टेट्राबेसिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी pH नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आता है तुम्हारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 1 2 3 4 हैं, 4 हैं, तो ये टेट्रा हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एक भी pH बॉन्ड नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम सीन है, यहाँ पे तो है, देखो pH बॉन्ड ये, pH बॉन्ड ये, तो तुम्हारा ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसकी बेसिसिटी हो गई डाई बेसिक, क्योंकि वहाँ पे 2 OH हैं। बाकी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट तो खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, अब आता है क्या, हाँ मोनोबेसिक कौन से हो गए, डाई बेसिक कौन से हो गए, ट्राई बेसिक, तो ट्राई बेसिक और टेट्रा बेसिक। ये तो तुम्हें, अगर तुम्हें पता है, ये चीज़ पॉइंट पता है, तो तुम ये खुद अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट भी ये क्या 2 बार लिख दिया, तो कोई बात नहीं, एक ये वही बात है, ये रिपीट हो गया होगा शायद। तो हाँ, ये बॉक्स अपने नोट्स में ज़रूर बना लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, और 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी टॉपिक है इस पार्ट में मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। और देखो बात सुनो यार, देखो तुम एक वीडियो पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर तुम्हें डीपली पढ़ना है, अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करो, फिर वन शॉट ट्राई करो, किसी का देखो। ठीक है, और ये मत सोचो कि हाँ इस वन शॉट पे इतना है तो यही सब कुछ है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आफ्टर ऑल मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है जितना मैं करा सकती थी, जितना इंपॉर्टेंट था, जितना एग्जाम ओरिएंटेड था। ठीक है, ऐसे तो पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, ऐसे तो 15 ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में तुम पढ़ते जाओगे तो पढ़ते ही चले जाओगे, वो खत्म नहीं होना। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद था कि देखो और भी चीज़ें देखो, अपने से भी रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के तौर पे भी पढ़ो। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आजकल तो ChatGPT है, तुरंत करो भाई, एज अ फ्रेंड वो बता देता है। ठीक है, जितना अच्छा टीचर नहीं बता पाती उतना अच्छा वो बता देता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो वो सब चीज़ें भी देखो। और इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तुम्हें मेहनत इतने सुंदर सुंदर नोट्स और प्यारे प्यारे नोट्स से दिख रही होगी, और मैं अपने चैनल में अब कंसिस्टेंट रहने का पूरा ट्राई करने वाली हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉलेज में चली गई तो फिर वहाँ से शाम में आ रही हूँ तो फिर थक गई, तो ये कर करके मैंने पूरा महीनों इसी चीज़ें निकाल दो, मेरा चैनल भंड पड़ गया। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब इस पर पूरा फोकस करूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, और साथ में अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि देखो ये वाली रिफ़ा कितना अच्छा पढ़ा रही है, यार ये रिफ़ा कितना बढ़िया पढ़ा रही है। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ठीक है, ज़रूर बताना, आई अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय बाय।